क्या हो अगर किसी इंसान की तिजोरी की दिशा, उसके व्यापार का मुनाफा और यहाँ तक कि जन्म से पहले ही उसकी होने वाली संतान के गुण सिर्फ एक गणितीय नंबर से तय हो जाएं। सुनने में किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है ना? लेकिन आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम ठीक इसी विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम एस.एन. पांडे के लिखे गए बृहस्पति के अष्टक वर्ग के नोट्स खंगाल रहे हैं। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। जी, क्योंकि ये कोई सामान्य ज्योतिष की चर्चा नहीं है जहां हम सिर्फ ग्रहों और राशियों के प्रभाव की बात करते हैं। सही कहा। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति के बिंदु किस तरह एक बेहद सटीक गणितीय फॉर्मूला की तरह काम करते हैं। मतलब ये बिंदु संपत्ति, स्वास्थ्य, करियर, संतान और आध्यात्मिक शक्तियों तक का हिसाब किताब बता देते हैं। इस चर्चा की शुरुआत में ये समझना बहुत जरूरी है कि अष्टक वर्ग में ये बिंदु दरअसल होते क्या हैं। अगर हम इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि हर ग्रह एक तरह का ऊर्जा का ट्रांसमीटर है, जैसे कोई वाईफाई राउटर हो। एग्जैक्टली। अब वो ग्रह किसी विशेष भाव या राशि में बैठकर कितनी सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, उसे मापने की इकाई को हम बिंदु कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी विषय में 8 में से अंक मिल रहे हों। पारंपरिक ज्योतिष में हम अक्सर सिर्फ ये देखते हैं कि ग्रह कहाँ बैठा है। हाँ, जैसे बृहस्पति लग्न में है या चौथे भाव में है। लेकिन अष्टकवर्ग प्रणाली एक एक्सरे विजन की तरह है। ये उस ग्रह की वास्तविक ताकत का एक गणितीय स्कोर कार्ड प्रस्तुत करती है। तो चलिए उस स्कोर कार्ड से ही शुरू करते हैं। नोट्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बृहस्पति के गोचर में बिंदुओं की एक निश्चित संख्या परिणाम तय करती है। 3 से कम बिंदु होना अशुभ माना गया है। तो ये अशुभ असल जिंदगी में कैसा दिखता है? अगर हम 8 अंकों के पैमाने पर देखें तो 3 से कम मतलब पासिंग मार्क से भी नीचे। व्यवहारिक रूप से इसका मतलब है कि जब बृहस्पति उस स्थिति से गुजरेगा तो वो इंसान के जीवन में एक ठहराव लाएगा। ठहराव या शायद संघर्ष भी। बिल्कुल। ये धन की अचानक हानि हो सकती है, स्वास्थ्य में अकारण गिरावट आ सकती है या रिश्तेदारों के साथ मतभेद हो सकते हैं। सरकारी कामों में भी कोई बड़ी अड़चन आ सकती है। ये ऐसा समय होता है जब लगता है कि हर काम में ऊर्जा व्यर्थ जा रही है। और अगर यही स्कोर 4 हो जाए, क्या तब भी स्थिति वैसी ही रहती है? 4 का मतलब है एक पूर्ण संतुलन, न बहुत ज्यादा नुकसान न बहुत बड़ा फायदा। जीवन अपनी एक औसत और सामान्य गति से चलता है। लेकिन कहानी तब बदलती है जब ये बिंदु 5 या 6 तक पहुंचते हैं। अच्छा, 5 या 6 बिंदु। हाँ, ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति को अपने प्रयासों में स्पष्ट सफलता दिखने लगती है, धन लाभ होता है। और सबसे उत्तम स्थिति तब होती है जब बृहस्पति 7 या 8 बिंदु दे रहा हो। ऐसा होने पर अपार प्रसिद्धि, खुशी और असीमित संपत्ति प्राप्त होती है। यहीं पर एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, मतलब मेरा एक आहा मोमेंट था, वो है नोट्स में 6, 8वें और 12वें भाव का जिक्र। जहां तक ज्योतिष के बुनियादी नियमों की बात है, इन भावों को हमेशा संघर्ष का भाव बताया जाता है। बीमारी, रुकावटें या भारी खर्चे। हाँ, कोई नहीं चाहता कि उसके महत्वपूर्ण ग्रह इन भावों में हों। बिल्कुल। लेकिन अष्टक वर्ग का ये नियम पूरी तरह से एक अलग ही कहानी बता रहा है। यही इस प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी है। ये उन सामान्य धारणाओं को चुनौती देती है। अगर उन खराब माने जाने वाले 6, 8वें या 12वें भावों में भी बृहस्पति के पास 5 या उससे अधिक शुभ बिंदु हों, तो वो भाव की नकारात्मकता को सोख लेता है। यानी वो खराब भाव भी अच्छा फल देने लगता है। जी। 8वां भाव, जिसे मृत्यु या गहरे संकट का भाव कहा जाता है, अगर वहां बृहस्पति 5 से अधिक बिंदुओं के साथ है तो वो पूर्णायु यानी एक लंबा और स्वस्थ जीवन देता है। इसके साथ ही अपार धन और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भी मिलती है। क्या बात है। मतलब भाव कोई भी हो, अगर बिंदुओं का गणितीय बल साथ है तो परिणाम पूरी तरह पलट सकते हैं। और अगर इन्हीं भावों में बृहस्पति के पास 6 से अधिक बिंदु हो जाएं, तो स्रोत सामग्री कहती है कि ऐसा व्यक्ति राजा बन सकता है या राजा के समान शक्तिशाली हो सकता है, जिसे नोट्स में अधियोग के साथ भी जोड़कर समझाया गया है। चंद्रमा या लग्न से 6, 7वें या 8वें भाव में अगर बृहस्पति हो तो ये अधियोग बनाता है। और इसका प्रभाव कैसा होता है? बहुत ही स्पष्ट होता है। 6ठे भाव में होने पर व्यक्ति अपने विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों पर आसानी से जीत हासिल करता है। 7वें भाव में होने पर व्यक्तित्व बेहद आकर्षक हो जाता है और सार्वजनिक जीवन में भारी प्रसिद्धि मिलती है।
वहीं 8वें भाव में ये ऊर्जा एक सुरक्षित और लंबी उम्र देती है। ये तो ग्रहों की प्लेसमेंट और गणित की बात हो गई। चलिए इस गणित को रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करके देखते हैं। नोट्स में एक बहुत ही व्यवहारिक हिस्सा है जो ये बताता है कि कीमती सामान या पैसा घर की किस दिशा में रखना चाहिए। ये बहुत ही रोचक हिस्सा है। हाँ, क्या ये दिशा भी इन्हीं बिंदुओं से तय होती है? बिल्कुल। इसके लिए हमें भिन्नाष्टक वर्ग को देखना होता है। भिन्नाष्टक वर्ग का सीधा सा अर्थ है सिर्फ एक ग्रह का अपना व्यक्तिगत स्कोर कार्ड। इस मामले में बृहस्पति का स्कोर कार्ड। तो उस स्कोर कार्ड में हमें क्या खोजना है? जिस राशि या राशियों के समूहों को सबसे अधिक बिंदु मिलते हैं, वो राशि जिस भी दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, उसी दिशा में व्यक्ति को अपने आभूषण, खजाना और अनाज जैसी कीमती चीजें रखनी चाहिए। ये ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को अपनी भौतिक संपदा के साथ जोड़ने का एक सटीक तरीका है। सीधे तौर पर घर के वास्तु और धन की सुरक्षा का कनेक्शन। अब धन रखने की जगह तो तय हो गई, लेकिन वो धन आएगा कहाँ से? व्यापार से या नौकरी से? मैं इस व्यापार वाले फॉर्मूले को समझने की कोशिश कर रही थी। ये किसी जटिल बीजगणित जैसा लगता है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। तो जहां बृहस्पति बैठा है उस भाव के बिंदु को लेना है, फिर उसे दूसरे भाव यानी धन भाव के बिंदुओं से गुणा करना है। सही। और फिर उसमें 10वें भाव यानी करियर के भाव के बिंदु जोड़ देने हैं। और इसके बाद जो कुल योग आता है उसकी तुलना 10वें भाव के सर्वाष्टक वर्ग के बिंदुओं से करनी होती है। सर्वाष्टक वर्ग मतलब सभी ग्रहों का टोटल स्कोर? एग्जैक्टली। एक ग्रैंड टोटल स्कोर कार्ड जहां सभी ग्रहों के अंक मिलाकर देखे जाते हैं। अगर हमारी वो गुणा और जोड़ने वाली गणना इस 10वें भाव के ग्रैंड टोटल के बिल्कुल बराबर आती है, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि व्यक्ति व्यापार से शानदार मुनाफा कमाएगा। उसकी सफलता का रास्ता बिजनेस से ही होकर गुजरेगा। जी, एक मिनट, मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट करना चाहती हूँ। अगर वो योग 10वें भाव के कुल बिंदुओं के बराबर है तो मुनाफा है, लेकिन अगर ये योग उन बिंदुओं से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? अगर गणना का योग सर्वाष्टक वर्ग के बिंदुओं से अधिक हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सिर्फ और सिर्फ व्यापार ही करेगा। वह चाहकर भी किसी और के अधीन नौकरी नहीं कर सकता। उसकी पूरी ऊर्जा एक उद्यमी की बन जाती है। और करियर के क्षेत्रों की बात करें तो नोट्स बताते हैं कि बृहस्पति स्वाभाविक रूप से सोने और चांदी का व्यापार, आभूषणों, रत्नों और सरकारी नौकरियों का प्रतिनिधित्व करता है। न्यायपालिका, कानून और धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रकाशन में भी ये अपार सफलता दिलाता है। बिल्कुल, ये सभी बृहस्पति के कोर एरिया हैं। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान खींचती है, सूर्य की भूमिका। बृहस्पति भले ही कितने भी अच्छे बिंदु लेकर बैठा हो, लेकिन अगर उसके भिन्नाष्टक वर्ग में सूर्य को कम शुभ बिंदु मिलें तो व्यक्ति अपनी प्रगति के लिए जो भी नया काम शुरू करता है उसमें हमेशा रुकावटें आती हैं। ऐसा क्यों? अगर हम इसे थोड़ा गहराई से समझें तो सूर्य आत्मा, नेतृत्व और किसी भी कार्य को शुरू करने की प्राथमिक शक्ति का कारक है, इनिशिएटिव लेने की क्षमता। बृहस्पति ज्ञान और विस्तार है। तो अगर सूर्य कमजोर है तो विस्तार के क्षेत्र में आत्मा या नेतृत्व का समर्थन कमजोर पड़ जाता है। व्यक्ति के पास ज्ञान और योजनाएं तो बहुत होंगी, लेकिन उसे जमीन पर उतारने में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। संपत्ति और करियर के इस गणितीय चक्र को डिकोड करने के बाद अब परिवार और संतान की बात करते हैं। संतान का जन्म हर परिवार के लिए एक बड़ा पड़ाव होता है। नोट्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गर्भधारण का समय तब होता है जब बृहस्पति उस राशि पर गोचर करता है जिसमें सबसे अधिक बिंदु हो। जी, या फिर जब वो लग्न, चंद्रमा या बृहस्पति से 5वें भाव के स्वामी की राशि पर गोचर करता है। इसमें नवांश और गुलिका का भी जिक्र है। नवांश और गुलिका होता है तो वो गर्भधारण का एक बेहद सटीक समय बनाता है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि जब सूर्य अधिकतम बिंदु वाली राशि पर गोचर कर रहा हो तब ये ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत ही स्पष्ट बात ये भी लिखी है कि संतान का लिंग क्या होगा, इसका संकेत भी इन्हीं अष्टक वर्ग बिंदुओं से मिलता है। हाँ, बृहस्पति के अष्टक वर्ग में जिस भाव को सबसे ज्यादा बिंदु मिलते हैं वो लिंग तय करता है। उदाहरण के तौर पर अगर मिथुन राशि को सबसे अधिक बिंदु मिले, मान लीजिए 7 बिंदु, और वहां से सूर्य, मंगल या स्वयं बृहस्पति जैसे पुरुष ग्रहों का गोचर हो तो ये पुत्र प्राप्ति का समय होता है। वहीं अगर शुक्र या चंद्रमा जैसे स्त्री ग्रहों का गोचर हो तो पुत्री की प्राप्ति होती है। दिलचस्प बात यह है कि ये प्रणाली सिर्फ समय और लिंग तक सीमित नहीं है। आने वाली संतान का स्वभाव कैसा होगा, उसके गुण कैसे होंगे, ये भी जन्म से पहले ही इन बिंदुओं से तय हो रहा है। ये कैसे पता चलता है कि संतान योग्य होगी या नहीं? इसके लिए देखना होता है कि 5वें भाव के स्वामी का डिस्पोजिटर
यानी वो जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी अगर एक ऐसे बृहस्पति से जुड़ा हो जिसके पास 5 या उससे अधिक बिंदु हों, तो एक अत्यंत योग्य और संस्कारी पुत्र का जन्म होता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक स्थिति दी गई है कृतज्ञ या एहसान फरामोश संतान के लिए। यहाँ मुझे पाप कर्तरी योग शब्द मिला। कर्तरी का मतलब कैंची होता है ना, यानी जब बृहस्पति 2 नकारात्मक ग्रहों के बीच फंस जाए। सटीक उदाहरण है ये। जैसे कैंची के 2 ब्लेड के बीच कोई चीज फंस जाती है, वैसे ही जब बृहस्पति 2 पापी ग्रहों के बीच होता है तो उसकी सकारात्मक ऊर्जा कट जाती है और इसका असर संतान पर पड़ता है। अगर 8वें भाव के स्वामी का संबंध 8वें भाव के स्वामी से हो जाए, बृहस्पति इस पाप कर्तर योग में फंसा हो और उसके पास 3 से भी कम बिंदु हो, तो ऊर्जा का वह प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक हो जाता है। ऐसी संतान माता पिता के लिए कष्ट का कारण बनती है और उनका स्वभाव कृतघ्न हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी इसमें एक शोध्याद पिंड नाम का फॉर्मूला है। ये हिस्सा समझने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन ये एक तरह के शुरुआती चेतावनी तंत्र की तरह काम करता है। हम इसे एक गणितीय फिल्टर कह सकते हैं। बृहस्पति के शोध्या पिंड को 5वें भाव के अष्टक वर्ग बिंदुओं से गुणा किया जाता है और फिर जो संख्या आती है उसे 27 से भाग दिया जाता है। 27 से क्यों? क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो 27 नक्षत्रों में से किसी एक विशिष्ट नक्षत्र की ओर इशारा करता है। ये वो संवेदनशील बिंदु है जहां जब भी शनि का गोचर होता है तो वो समय संतान के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से भारी या चुनौतीपूर्ण होता है। अगर हम इस पूरे सिस्टम को देखें तो ये सिर्फ भौतिक दुनिया यानी पैसा, करियर और परिवार तक सीमित नहीं है। बृहस्पति तो ज्ञान और आध्यात्म का भी कारक है। नोट्स का एक बड़ा हिस्सा आध्यात्मिक शक्तियों, मंत्र सिद्धि और इष्ट देव की पहचान को समर्पित है। और यही अष्टक वर्ग का सबसे गहरा रहस्य है। जब बृहस्पति का संबंध बुध और केतु के साथ होता है तो यह अध्यात्म और सिद्धि के लिए एक बेहतरीन योग बनाता है। सिद्धि यानी अपनी आंतरिक चेतना पर पूर्ण नियंत्रण। बिल्कुल। यहाँ केतु की भूमिका बहुत खास है, क्योंकि पारंपरिक तौर पर अष्टक वर्ग में केतु को अंक नहीं दिए जाते, लेकिन भविष्यवाणी और मंत्र सिद्धि के लिए उसकी स्थिति को एक उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है। मैंने नोट्स में पढ़ा कि सिद्धियों के लिए भी बिंदुओं की एक कट ऑफ लिस्ट है। सर्वाष्टक वर्ग में अगर 5वें भाव से जुड़ी राशियों में 30 से अधिक बिंदु हों तो व्यक्ति यंत्रों की मदद से मंत्र सिद्धि प्राप्त करता है। और अगर यही बिंदु 25 से अधिक हों तो व्यक्ति के पास मंत्रों के माध्यम से बीमारियों को ठीक करने की असाधारण शक्ति आ जाती है। लेकिन शक्ति तो शक्ति है, उसका इस्तेमाल अच्छे या बुरे दोनों के लिए हो सकता है। ये विचार करने वाली बात है। ये इस पर निर्भर करता है कि अष्टक वर्ग में बृहस्पति और 5वें भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है। अगर सूर्य या शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति सौम्य देवताओं की सिद्धि करता है, जो समाज के कल्याण के लिए होती है। और अगर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो, जैसे राहु या पीड़ित शनि, तब व्यक्ति तांत्रिक विद्या या वूडू जैसे निम्न स्तर के तरीकों की ओर आकर्षित हो सकता है। ऊर्जा वही है, लेकिन ग्रहीय प्रभाव उसकी दिशा तय कर देते हैं। इष्ट देव की पहचान का हिस्सा मुझे बहुत ही व्यक्तिगत लगा। ऐसा लगता है जैसे हमारी आंतरिक ऊर्जा किसी खास फ्रीक्वेंसी के साथ सबसे अच्छी तरह जुड़ती है। 5वें भाव को जो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करता है और जिसके पास अपने अष्टक वर्ग में 5 या उससे अधिक बिंदु हो, वही इष्ट देव का संकेत देता है। सही कहा। जैसे अगर वो ग्रह सूर्य है तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा है तो देवी गौरी की, मंगल है तो कार्तिकेय या हनुमान जी की। इसी श्रृंखला में अगर बुध हो तो विष्णु जी, बृहस्पति हो तो भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा या दत्तात्रेय की पूजा का विधान है। शुक्र के लिए महालक्ष्मी या सरस्वती और शनि के लिए शिव या भैरव की आराधना बताई गई है। राहु के लिए महाशक्ति और केतु के लिए गणपति की पूजा का उल्लेख है। ये तो एक पूरा आध्यात्मिक रोड मैप है जो बताता है कि व्यक्ति का मन कहाँ सबसे जल्दी शांत और एकाग्र होगा। आध्यात्मिक मार्गदर्शन की बात हो रही है तो नोट्स में एक और बहुत ही खास योग है, स्वयं गुरु या मार्गदर्शक बनने का योग। अगर बृहस्पति से 9वें भाव में, लग्न से 9वें भाव में और स्वयं सूर्य के पास बृहस्पति के अष्टक वर्ग में 5 या अधिक बिंदु हों और इनका संबंध लग्न या बुध से बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ ज्ञान प्राप्त नहीं करता बल्कि वो स्वयं एक गुरु बन जाता है। इस स्थिति में बुध का जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध संचार और बुद्धि का ग्रह है। जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता बुध ही देता है।
इसी से जोड़ा है शिक्षा में स्थायित्व का नियम। पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति कितनी गहराई तक जाएगा या टिक पाएगा, इसके लिए देखना होता है कि लग्न से केंद्र भावों में या बृहस्पति से त्रिकोण भावों में 4 से अधिक बिंदु हों। इसके साथ ही बुध के अपने अष्टक वर्ग में बृहस्पति से केंद्र भावों में बुध को कम से कम 4 बिंदु देने चाहिए, तब जाकर शिक्षा में एक ठहराव आता है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। एक ग्रह के साधारण से दिखने वाले बिंदु, जो कागज पर सिर्फ कुछ गणितीय अंक हैं, वो किसी भी व्यक्ति की तिजोरी की दिशा से लेकर उसके इष्ट देव की पहचान, व्यापार के मुनाफे और संतान के जन्म का समय तक निर्धारित कर रहे हैं। ये एक बहुत ही विशाल और जटिल नेटवर्क है जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये हमें बताता है कि ये जानकारी सिर्फ भविष्य के इंतजार के लिए नहीं है, बल्कि अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाने के लिए है। यानी अपनी ताकत को पहचानना। बिल्कुल। अगर गणितीय रूप से किसी का व्यापारिक योग मजबूत है तो वो नौकरी में समय व्यर्थ करने के बजाय सीधे उद्यम में जा सकता है। अगर उसे पता है कि किस देवता की ऊर्जा उसके अनुकूल है तो वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा को तेज कर सकता है। ये एक ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट को पढ़ने की कला है। ये सचमुच एक अलग नजरिया है, अपने जीवन के ब्लूप्रिंट को डिकोड करना। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद घर की दिशा से लेकर इंसान के स्वभाव तक के इस सटीक गणित ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा कर दिया है। वो कि अदन हमारे व्यापार का मुनाफा, हमारी आध्यात्मिक सिद्धियां, हमारे बीमार पड़ने का समय और यहाँ तक कि होने वाली संतान का स्वभाव भी जन्म के समय ही ग्रहीय बिंदुओं के इस गणितीय फॉर्मूले और ब्रह्मांडीय एक्सेल शीट में पहले से दर्ज हो जाता है। तो क्या इस विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था में हमारी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल के लिए कोई जगह बचती है? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। या फिर हमारी सफलता, हमारी असफलता और हमारे चुनाव सिर्फ एक ऐसा ब्रह्मांडीय एल्गोरिदम है जिसे हम इंसान अभी बस डिकोड करना सीख रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहेंगे, जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।